हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। स्पीकिंग में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश स्पीकिंग में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं खूब आराम से, और होता भी है इसका प्रयोग। इम्फैटिक सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जोर देना। किस पर जोर देना? तो वाक्य के सब्जेक्ट पर जोर देंगे। जो कार्य होगा वो किस पर जोर देगा? वाक्य के सब्जेक्ट पर। और जब ऐसा किया जाएगा तो समझ जाना वह सेंटेंस क्या है? इम्फैटिक सेंटेंस है। क्योंकि इसका सेंटेंस कैसे आता है? वह सेंटेंस कैसे आता है? ये वाला ऊपर हिंदी देखना ध्यान से। इम्फैटिक सेंटेंस जोर डाला जाएगा तो इसका कैसे आएगा सेंस? मान लो हमने लिखा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट इम्फैटिक सेंटेंस। बताएं कि इम्फैटिक सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। इसमें पहला क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट इम्फैटिक सेंटेंस। अगर ऐसा हिंदी सेंटेंस आएगा तो उसकी पहचान क्या होगी? ता तो है, माने वह पढ़ता तो है। ती ते है, वह खेलती तो है, आएगा ना? या फिर ते तो है, उसके अंत में आएगा, क्रिया के साथ जुड़कर आएगा ना। वह पढ़ता तो है, वह खेलता तो है, चाहे वह खेलती तो है, वे लोग इस काम को करते तो हैं। इस प्रकार का कोई भी सेंस आएगा तो कौन सा इम्फैटिक सेंटेंस होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट इम्फैटिक सेंटेंस। जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या रख देंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डू या डज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद रख देंगे अदर वर्ड अगर है तो उसको रख देंगे। वैसे डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहाँ लगाते हैं? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव लगाते हैं ना। पर इसमें कहाँ लगा रहे हैं? असर्टिव में लगा रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस क्या इम्फैटिक है। इम्फैटिक का मतलब जब सब्जेक्ट पर दबाव डाला जाएगा या जोर डाला जाएगा तब। अच्छा देखिएगा, सबसे पहले मान लीजिए हमने लिखा कि वह पढ़ता तो है, नहीं ही तो है। अगर आ गया ना पढ़ता ही तो है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब यह निकल जाएगा कि वह कुछ नहीं करता है, केवल वहां डू डज के बाद आपको नथिंग बट का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि वह पढ़ता ही तो है, वह खेलता ही तो, यहाँ साथ चारों तरफ सिर्फ पानी ही तो है, तो वहां हम प्रयोग करेंगे किसका? नथिंग बट का। उसका प्रयोग अभी बताएंगे। अब यहाँ आ गया कि वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है, तो सबसे पहले क्या रख दिया? सब्जेक्ट हो गया। ही सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे? डज। ही डज। और पढ़ना का रीड। जैसे आ जाए कि तुम इस स्कूल में जाते तो हो, तुम इस स्कूल में जाते तो हो। देखो ते तो है आया है ना, ते तो हो, मतलब तुम इस स्कूल में जाते तो हो, सब्जेक्ट हो जाएगा। प्लूरल में आता है तो रख देंगे डू, यू डू, जाना का गो। किसमें? तो इस स्कूल, इन दिस, यू डू गो इन दिस स्कूल का है। अगला हेडिंग होगा पास्ट इम्फैटिक, पास्ट इंडिफिनिट इम्फैटिक सेंटेंस। पास्ट इंडिफिनिट इम्फैटिक इस प्रकार का सेंटेंस आएगा हिंदी में तो उसकी पहचान है कि तो सही है ना, ते सही, ते सही या ती सही, इसकी पहचान हो जाएगी है ना। हिंदी में अगर आएगा पास्ट इंडिफिनिट इम्फैटिक सेंटेंस तो क्या होगा पहचान? तो सही, ते सही, ती सही। जैसे वह मैंने कुछ कहा तो सही, उसने कुछ कहा तो सही, वह कुछ बोली तो सही। ज्यादातर तो सही आता है ना, ये कम ही आते हैं ते सही। तो सही आता है ना, उसने पीटा तो सही। इसका बनाएंगे अभी उसमें डू डज लगाया था, पास्ट इंडिफिनिट में क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद डिड लगाते हैं, डिड के बाद फिर भी1 रख देते हैं, और भी1 के बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। तब एग्जाम्पल कि मैंने बोला तो सही, मैंने बोला तो सही। सेंटेंस है कि मैंने बोला तो सही। सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, मैंने कहा आई, उसके बाद क्या रखना है? डिड, और बोलना का स्पीक। आई डिड स्पीक, मैंने बोला तो सही, हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखो, वह
यहाँ आई तो सही और यहाँ आई तो सही। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी के बाद डिड। अब आना का कम, सी डिड, और यहाँ का हो जाएगा सी डिड कम है यार। वह यहाँ आई तो सही, बता दीजिए। ठीक, हैव एम्फैटिक क्या होता है? इसका जब हिंदी सेंटेंस आएगा तो उसका अंत में क्या आएगा? है तो सही, है तो सही। ठीक है, इसका हिंदी सेंटेंस में क्या आएगा? है तो सही। और जब बनाएंगे तो सबसे पहले रख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद रख दिया डू या डज, और उसके बाद रख देंगे है। सब्जेक्ट डू डज और है, और उसके बाद फिर रख देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हालांकि वर्ब नहीं आएगा यहाँ पर। पास है तो सही, मान लो यहाँ रख देंगे पास है तो सही। अंत में क्या आएगा? पास है तो सही। तो पास है तो सही, अगर मेरे पास कुछ है तो वो नाउन या मतलब कोई वस्तु होगी ना। तो मेरे पास कहा जाए कि मेरे पास नौकरी है तो सही, चाहे मेरे पास पैसे है तो सही, तो पैसे नाउन है ना, नौकरी भी नाउन है, तो है के बाद रख देंगे नाउन। किस रूप में आएगा नाउन? यहाँ थिंग्स के रूप में आएगा, वस्तु के रूप में आएगा, है ना। मेरे पास पैसे है तो सही, मेरे पास पैसे है तो सही, तो क्या बना देंगे? आई के साथ डू लगाते हैं ना, आई डू हैव, और पैसे का आई डू हैव मनी, मेरे पास पैसे है तो सही। ठीक है, उसके पास नौकरी है तो सही, उसके पास नौकरी है तो सही, तो क्या हो जाएगा? ही के साथ डज लगाते हैं ना, ही डज हैव अ जॉब, उसके पास नौकरी है तो सही। डिड हैव का प्रयोग एम्फैटिक में तो कब करते हैं? जब सेंटेंस में आ जाए कि पास था तो सही, पास था तो सही। डिड हैव का प्रयोग कब करते हैं? जब आ जाएगा हिंदी में कि पास था तो सही, जैसे मेरे पास कपड़े थे तो सही, चाहे मेरे पास पैसे थे तो सही, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट पर डिड और यानी सबसे पहले रख देंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, सब्जेक्ट डिड हैव, उसके बाद रख देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर रख देंगे अदर। मेरे पास पैसे थे तो सही, मेरे पास पैसे थे तो सही, तो बनाएंगे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, डिड हो जाएगा ना, क्योंकि थे आगे तो डिड, आई डिड हैव मनी, आई डिड हैव मनी। इंपरेटिव में इम्फैटिक आ सकता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें कई प्रकार के भाव आते हैं ना, आदेश या अनुमति का आता है। तो मान लो आर्डर आ सकता है, या फिर रिक्वेस्ट आ सकता है। आर्डर मने रिक्वेस्ट मने अनुमति, रिक्वेस्ट मने अनुमति। रिक्वेस्ट मने अनुमति। अब देखो इसमें जब बनाना है तो सबसे पहले आपको रखना है डू, उसके बाद V1, फिर अदर वर्ड आता है तो अदर वर्ड। जैसे इसका सेंटेंस कैसे आएगा? देखो लास्ट में आएगा तो, लास्ट में आएगा। अब ऐसा नहीं कि इसमें सब्जेक्ट नहीं आ सकता, इसमें सब्जेक्ट भी आ सकता है। अगर सब्जेक्ट आ गया तो कहाँ रख देंगे? डू से पहले। एक नियम इसके लिए लिख लो जो इम्परेटिव के लिए होता है। डू जैसे आ जाए कि बैठिए तो, चाहे खाइए तो, बैठिए तो, सोइए तो, जाइए तो उसमें केवल वर्ब आ रहा है, उसके लिए इस नियम का पालन करेंगे। अगर सब्जेक्ट आ गया तो रख देंगे सब्जेक्ट डू या डज, फिर V1 और उसके बाद अदर वर्ड। अगर अनुमति में भी दबाव डाला जा सकता है कि आप मुझे पढ़ाइए तो,
दबाव डाला जा रहा है ना। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद डू या डज, फिर वन और अदर वर्ड दोनों उतार लो, उसके बाद दिखा देंगे। ये अब देखो इसमें क्या है, वर्ब से शुरुआत है ना, माने इंपेरेटिव सेंटेंस, बैठिए, कहा जाए बैठिए तो इंपेरेटिव है, लेकिन इसमें क्या जुड़ गया, तो। अब इसमें जो दबाव आ गया, आप पर जोर डाला जा रहा है कि बैठिए, तो क्या रख देंगे, डू शिट, है ना। अच्छा, अब सब्जेक्ट वाला आ जाए कि आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाइए, तो आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाइए तो। अब यहाँ भी रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, देखो आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाइए तो रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसमें भी दबाव है, जोर डाल के रिक्वेस्ट कर रहा है। जो डाल रहा है ना कि आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाइए, तो सबसे पहले रख देंगे सब्जेक्ट यू, उसके बाद डू, पढ़ाना का टीच, यू डू टीच, और मुझे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है ना, यू डू टीच मी इंग्लिश।